Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, डाटा है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ जुडिशरी के बारे में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट को कहा गया है कि जो 70 नेम्स का जजेस का जो रिकमेंडेशन भेजा गया था उसको 10 मंथ का समय हो चुका है। आप इन जजेस को अपॉइंट कीजिए जिससे कि यहाँ पे जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर में, उनको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। स्टूडेंट्स, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में हाई कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट का जो आर्टिकल्स हैं 214 से लेकर 232 तक के जो आर्टिकल हैं वो हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं, वहाँ का प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में। अगर हम जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें हाई कोर्ट के अंदर में, तो आर्टिकल 217 है जिसके अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के बारे में बात करें तो हमारे जो CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा जो गवर्नर हैं उस स्टेट के, उनसे कंसल्टेशन किया जाता है जब भी किसी हाई कोर्ट के अंदर किसका अपॉइंटमेंट हो, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अदर जज हैं, इन CGI के अलावा अगर जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट करना हो तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो गवर्नर हैं, और आप देखिए कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका यहाँ पे कंसल्टेशन होना चाहिए जज का अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग में। यहाँ पे जो CGI प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज आएंगे, CGI प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज आएंगे आफ्टर द थर्ड जज केस जो है उसके अंदर ये रिकमेंड किया गया था कि CGI प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किनका अपॉइंटमेंट करना है। हाई कोर्ट के अंदर में अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये कंसल्टेशन प्रोसेस है। और ओथ का जो काम है वो किसके द्वारा होता है? इस स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा ओथ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा कंट्री में कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है? टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25 है कंट्री के अंदर में। ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो मैक्सिमम जो काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो कवर करता है? तो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, वो बेसिकली 4 स्टेट्स को कवर करता है। आसाम है, आसाम में तो वो गिरता ही है। आसाम की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? गुवाहाटी नहीं है, याद रखना, दिसपुर उसका कैपिटल है। आसाम है, नागालैंड है, नागालैंड के अलावा मिजोरम है, मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 स्टेट्स को कवर करता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि गुवाहाटी एक जो हाई कोर्ट है वो मैक्सिमम एरियाज़ को कवर करता है। जैसे कि आप देखिए हमारी जो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर के अलावा आपको मैक्सिमम जो यूनियन टेरिटरी हैं वो किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंडर में है। जैसे दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। लक्षद्वीप किसके अंडर में है? केरला हाई कोर्ट के अंदर में। अंडमान एंड निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में है। और हमारा जो पुडुचेरी है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में है। दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी होते हुए भी। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी के रूप में, उसके भी हाई कोर्ट के रूप में काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द हाई कोर्ट प्रोसेस। तो इसका अपॉइंटमेंट की बात की गई है। रिसेंटली हमने जुडिशियल जो डाटा ग्रिड की भी बात की थी। डाटा ग्रिड किस लिए है? कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को ट्रैक किया जा सके हमारे कंट्री में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कावेरी के बारे में। काफ़ी बार हमने इसको कंटिन्यूस डिस्कस किया है। तो कावेरी वाटर जो रेगुलेशन कमेटी है, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के द्वारा कर्नाटक को कहा गया कि जो 3000 क्यूसेक वाटर है आपको रिलीज करना होगा 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर की डेट क्यों डिसाइड की गई? उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो यहाँ पे विड्रॉ होगा, साउथ वेस्ट मानसून चला जाएगा और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसका अराइवल होगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपको कोरामंडल कोस्ट के ऊपर जो बारिश है वो रिसीव होता है कोरामंडल कोस्ट को ओनली नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो विंड्स हैं वो ड्राई होती हैं, बट बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर वो क्या करती हैं? मॉइस्चर गेन करेंगी और कोरामंडल कोस्ट को जो पानी है वो रिसीव होता है। दिस इज ऑल अबाउट द कावेरी। ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ से निकलती है। इसका जो अगर बेसिन की बात करें तो बेसिन, आधा जो बेसिन है, हाफ बेसिन साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू पानी रिसीव करता है, हाफ बेसिन है नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू जो पानी है वो रिसीव करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है चीताज के बारे में। स्टूडेंट्स, या कावेरी से रिलेटेड एक जगह है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहती है। वो जगह कौन सी है? जहाँ से पानी को बेसिकली मेजर किया जाता है कि कितना पानी है वो रिलीज़ किया गया है यहाँ पे कर्नाटक के द्वारा। तो जगह का नाम आपको पता होना चाहिए।
बिलीगुंदुलु नाम की जो जगह है वो बेसिकली एक इंटर स्टेट बॉर्डर है, जहाँ से जो पानी है वो उसको मेजर किया जाता है कि कितना पानी है वो रिलीज किया गया। कावेरी वाटर अगर हम रेगुलेशन कमेटी के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट अथॉरिटी का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीताज के बारे में चीताज के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम चीता लेके आए थे क्योंकि 1952 से इंडिया के अंदर जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इंडिया के अंदर जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गए। एशिया के जो चीता हैं, इंडिया में एशियन चीता पाए जाते थे। एशियन चीताज का क्या स्टेटस है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि प्रेजेंट समय में ओनली ईरान ऐसा जगह है जहाँ पे मिलते हैं। ईरान ने इंडिया को देने से मना कर दिया था कि ऑलरेडी काफ़ी कम नंबर्स हैं हमारे पास में। हम कहाँ से लेके आए? अफ्रीका से हम चीता लेके आए, लास्ट ईयर लेके आए। अब अफ्रीका से जो कॉन्टिनेंट से जो चीता लेके आए हैं, 2 कंट्रीज से। कौन कौन से कंट्री हैं? साउथ अफ्रीका और नामीबिया। नामीबिया तो वैसे डेजर्ट भी है नामीबिया के अंदर में। और कहाँ पे सिचुएटेड है नामीबिया का लोकेशन जरूर से देखना आप। तो स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से जो चीता है, नेक्स्ट टाइम चीता इन कंट्रीज से नहीं लाएंगे, नई कंट्रीज से लेके आएंगे, क्योंकि इन कंट्रीज के जो चीता है बेसिकली इंडिया का जो मॉइस्चर कंडीशन है उसको ये फेस नहीं कर पाते। एक विंटर कोट उनके ऊपर डेवलप होता है और जो एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। एक रेडियो कॉलर जो लगाई गई है इनको ट्रैक करने के लिए, रेडियो कॉलर जो लगाई गई है उसको भी माना गया था, बट NTCA ने उसको रिजेक्ट किया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो मेन अथॉरिटी है इसका, यहाँ पे चीता प्रोजेक्ट, चीता के लिए, चीताज का ट्रांसलोकेशन के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीता है वो ट्रांसफ़र किए गए थे। NTCA के बारे में अगर हम बात करें, 2006 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसको अमेंड करके इसको इम्प्लीमेंट किया था। एक ऐसी बॉडी है नेक्स्ट ईयर बनाई गई थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वो बेसिकली उनका जो इलीगल इनका जो ट्रेडिंग किया जाता है ना, उसको बेसिकली डील करता है। जैसे हमने एक वो जो स्नेक था रेड सैंड बोआ, उसके बारे में डिस्कस किया था, जब भी इसको डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीताज के बारे में, तो इंडिया में कूनो पालपुर के अंदर उनको लाया गया, कुछ दूसरे एरियाज़ के अंदर भी अब उसको सेंड किया जाएगा। दूसरे जो एरियाज़ हैं जिनके अंदर उनको यहाँ पे बेसिकली ट्रांसलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के अंदर है कूनो पालपुर, और मध्य प्रदेश के अंदर ही एक नया जो टाइगर रिजर्व है वो बना है। दुर्गाबाई जो वीरांगना का जो बेसिकली टाइगर रिजर्व है उसको यहाँ पे हमारा जो 54 टाइगर रिजर्व के रूप में NTCA के द्वारा नॉमिनेट किया गया है रिसेंटली ही। नेक्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में है। हाईएस्ट अवार्ड है हमारा फिल्म इंडस्ट्री का, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाता है। दादा साहेब बेसिकली वो पर्सन थे जिनके द्वारा 1913 के अंदर में इंडिया में फर्स्ट मूवी जो थी राजा हरीशचंद्र नाम का जो मूवी है वो इनके द्वारा रिलीज की गई थी, इनके द्वारा बनाई गई थी। बाद में 1969 के समय उनके नाम की वजह से ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो चलाया गया। हमारे काफ़ी फेमस एक्टर्स अमिताभ बच्चन, इन सबको मिल चुका है। अभी यहाँ पे वाहिदा रहमान जी हैं, ये पहले के जो फिल्म हुआ करती थी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी अच्छी मूवी है इनकी, आप कभी समय मिले तो देख लेना, आपको जब भी समय मिले। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। बॉलीवुड सेक्टर का, फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हमारा अवार्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेबल बर्निंग को उनके द्वारा 50% रिड्यूस किया जाएगा। कहाँ पे ये बात कही उनके द्वारा? जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ। पहले तो आपको जोनल काउंसिल पता होनी चाहिए। जोनल काउंसिल की मीटिंग के अंदर उनके द्वारा ये बात बोली गई कि पंजाब गवर्नमेंट कोशिश करेगी जो 50% रिडक्शन है स्टेबल बर्निंग के अंदर में वो इस साल किया जा सके। कौन से एरियाज़ में करेंगे? होशियारपुर है, जो हमारा रूपनगर है, ये सब कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे देखिए रूपनगर के अंदर तो जो फ्लड का सिचुएशन भी हुआ था, जो बाढ़ आई थी वहाँ पे। आप देखिए कि अगर हम बात करें जोनल काउंसिल्स के बारे में, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? 1956 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1956 के समय जोनल काउंसिल का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना हमारा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसी के थ्रू किया गया। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो इसको हेड करते हैं, उनके द्वारा हेड की जाती है। अब जोनल काउंसिल जोन्स के अंदर में डिवाइड किया गया है, तो वहाँ के कुछ चीफ मिनिस्टर भी होंगे, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं उनके द्वारा तो रिलीफ पैकेज की बात की गई कि जो हिमाचल में जो डैमेज हुआ है उसको रिलीफ पैकेज है या डिजास्टर के रूप में भी डिक्लेयर किया जाए। ऐसा भी न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले कि इसको नेशनल डिजास्टर के रूप में आप डिक्लेयर कीजिए।
स्टेबल बर्निंग की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं जो स्टेबल बर्निंग को वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका अगर हम रीजन की बात करें, एक तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर को उगाने के रिगार्डिंग में कुछ एक्ट हैं, जैसे कि जो खरीफ की जो एग्रीकल्चर है उसको उगाने का कुछ समय है कि उस समय तक ही आप उगा सकते हो, तो इनको जल्द ही प्रिपेयर करना होता है। जैसे खरीफ का जो यहाँ पे कटेगा, फसल को काट लिया जाएगा, उसके बाद में उससे पहले इसको खेत को प्रिपेयर करना होता है। इस वजह से जो स्टेबल बर्निंग है वो की जाती है। क्या स्टेबल बर्निंग के कोई पॉजिटिव आउटकम भी हैं? क्या वहाँ पे जो मिट्टी का न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज होता है क्या, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए स्लैश एंड बर्न जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर में या हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में। तो स्लैश एंड बर्न क्या है कि वो लोग जंगल के अंदर जाएंगे, इस एरिया के अंदर वो गए, यहाँ पे उसको क्लीन करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे कुछ दिन, 1-2 साल, फिर यहाँ से वो चले जाएंगे दूसरी जगह, फिर उसको क्लीन करेंगे, खेती करेंगे। तो उसमें कहा जाता है कि उनके द्वारा जो स्लैश एंड बर्न किया जाता है, स्लैश एंड बर्न बेसिकली यहाँ पे जो पेड़ है उनको काट के जलाया जाएगा, उससे वहाँ पे मिट्टी का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो आपको यहाँ पे ये पता करना है। हो सकता है यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि न्यूट्रिशनल लेवल क्या स्टेबल बर्निंग से इंक्रीज होता है। स्टेबल बर्निंग के एक बिहाइंड में 2-3 रीजन और हैं। पंजाब के अंदर एक तो लैंड होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब के अंदर जो लैंड होल्डिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा देखिए कि वहाँ पे मैकेनाइज वे है कि वहाँ पे मशीनों के द्वारा जो कटिंग है वो की जाती है। तो इसकी वजह से वो मशीन बेसिकली आपको, जैसे कि ये प्लांट है तो यहाँ तक वो काटेगा उसको एक यूनिफॉर्म कटिंग के परस्पेक्टिव में, तो इतना एरिया जो बचता है वो स्टेबल बर्निंग के अंदर में लगा दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जो रबी की क्रॉप है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए खेती को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, जो एनसीआर और एडजेसेंट रीजन के लिए है। ये 2020 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट 2020 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में आया। इसके द्वारा पहले एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बॉडी इस्टेब्लिशमेंट में की गई थी, बॉडी का नाम है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ईपीसीए नाम की जो बॉडी है। ईपीसीए नाम की जो बॉडी है जो 1998 में आई थी इस्टेब्लिशमेंट में, उसको इसने रिप्लेस कर दिया कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा। इसके अंदर में आपको जो दिल्ली और उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर कवर किए गए हैं। दिल्ली के आसपास के कौन कौन से? हरियाणा है, हरियाणा के अलावा पंजाब है, हरियाणा के अलावा पंजाब है, राजस्थान है और वेस्टर्न यूपी है। यूपी में वेस्टर्न यूपी ही है, कंप्लीट उत्तर प्रदेश नहीं है। राजस्थान में भी कुछ ही पार्ट है, सारा राजस्थान इसके अंदर नहीं है। तो ये स्टेबल बर्निंग को रोकने के लिए एनसीआर के आसपास रीजन में एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया। हेड किन के द्वारा किया जाता है? सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। तो ये स्टेबल बर्निंग के द्वारा रिगार्डिंग में है। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो रेजिड्यू है क्रॉप का, जो रेजिड्यू होता है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क आपको देते हैं। होमवर्क ये है स्टूडेंट्स, एक तो जोनल काउंसिल के बारे में रीड करना आप जाके, आपको सब समय मिले। और एक ही ऐसी और काउंसिल है इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको कौन हेड करते हैं? पीएम। और 1988 के समय उस समय पहली बार उसको इस्टेब्लिशमेंट में लाया गया था। 1988 के समय उसका रेगुलर मीटिंग नहीं होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, जिसको पीएम हेड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है वो भी। तो वो कौन सा आर्टिकल है उसका? 262 के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क ये है कि आप देखिए कि खरीफ की जो क्रॉप्स हैं वो कटने वाली हैं और रबी की क्रॉप है वो स्टार्ट होंगी नवंबर के समय में या लेट नवंबर के समय, कहीं कहीं पे लेट अक्टूबर के समय भी स्टार्ट होती हैं उनका जो यहाँ पे बेसिकली फसल को तैयार करना। तो आप रबी की क्रॉप अपने एरिया के अंदर ऑब्जर्व करना कौन कौन सी उगाई जाती हैं। क्या सरसों उगाई जाती है? गेहूं कब उगाए जाते हैं? क्योंकि यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे कॉमन क्वेश्चंस भी पूछे हैं, 1-2 बार उसने कि 3-4 क्रॉप के नाम दे दिए गए, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी जो रबी की क्रॉप हैं, कौन सी खरीफ की क्रॉप हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रबी और खरीफ की क्रॉप कौन सी हैं। जैसे ग्रीन ग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब ग्रीन ग्राम अगर आपको नहीं पता है तो वैसे उसका हिंदी नाम होता है मूंग। जो मूंग होते हैं बेसिकली वो खरीफ के समय उगाए जाते हैं, अभी जो मानसून के समय उगाए जाते हैं हरियाणा राजस्थान इस सब एरिया में। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉप रेजिड्यू के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे पूसा के द्वारा, जो पूसा बेसिकली यूनिवर्सिटी है जिनके इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर का, उनके द्वारा काफ़ी सारा इसको डेवलप किया गया है।
क्रॉप रेजिड्यू को यहाँ पे किस तरीके से जो कोल का जो बुलेट्स हैं उसके रूप में बनाया जा सकता है, आगे उसको अलग अलग जगह यूज किया जा सके। तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे पिछले कुछ दिनों में, जिससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन भी कम हो और स्टेबल बर्निंग का जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस किया जा सके, कि पैडी का जो क्रॉप है उसको ना जलाया जाए किसानों के द्वारा पंजाब हरियाणा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिथियम के पर्सपेक्टिव में है स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जगह है रियासी डिस्ट्रिक्ट। रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पे सर्वे किया गया, लिथियम के रिजर्व्स मिले। कुछ दिन पहले मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था, शायद आपको न्यूज़ शेयर की थी, कि जो कौन से 3 कंट्री हैं जिनको लिथियम ट्राइंगल के रूप से हम जानते हैं, ए बी और सी के थ्रू आपको याद करना है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली कहाँ पे सिचुएटेड हैं, लैटिन अमेरिका का जो कंट्री, लैटिन अमेरिका जो है ना वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो वहाँ के एक पॉलिटिशियन है, उनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि बेसिकली लिथियम के जो रिजर्व्स तो मिले हैं, यहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट होगा। इसके रिगार्डिंग में आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पे एनर्जी के जो मिनरल्स हैं, जो सोर्सेज हैं, वो कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, झारखंड के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे ही देखने के लिए मिलेंगे। कुछ पार्ट वेस्ट ऑफ बंगाल का भी है, पर ये वही रीजन है कंट्री के जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुअर्टी है, सबसे ज़्यादा गरीबी आपको देखने के लिए मिलेगी, सबसे ज़्यादा लेबर जो कम्युनिटीज़ हैं, लेबर जो क्लास हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्री को चलाने के लिए जो एनर्जी के जो मिनरल्स हैं वो वहाँ पे हैं, बट वहाँ पे पुअर्टी इतनी अधिक है, ये क्या रीजन है। तो ऐसा जो कंसर्न है वो रेज किए गए हैं कि लिथियम के रिजर्व्स तो मिले हैं, बट यहाँ पे क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या शेयर होगा उसके बारे में आप यहाँ पे बात की गई है। एक ऐसा ही गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फंड है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, कि जितना भी प्रोजेक्ट लगेगा उसका 1% जो पैसा है, मिनरल्स का जो पैसा है, वो वहाँ पे उस स्टेट के अंदर में खर्च किया जाएगा उस प्रोजेक्ट का। तो ये लिथियम के बारे में है। इसी लिथियम से रिलेटेड इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब इस्टेब्लिश हुई स्टूडेंट्स, 1973 के समय। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कहा गया कि सोलार एनर्जी को अगर हम बूस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अगर हम बूस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको डील कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा, बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो लिथियम का इंपॉर्टेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड टॉपिक हैं दोनों ही। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कंट्री में जो लिथियम को हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कौन सी हमारी स्कीम है, फेम स्कीम, फास्टर अडोप्शन ऑफ मोलिकुलर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका फास्टर अडोप्शन की रिगार्डिंग में है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर में है क्या ये फेम स्कीम। तो आप देखिए ये स्कीम है हैवी मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आएगी। फास्टर एडोप्शन करना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, फेम स्कीम है। दिस इज ऑल अबाउट द कि हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कहा गया कि हमको क्लाइमेट चेंज को अगर डील करना है तो सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन सबको अडोप्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आदित्य मिशन के बारे में। तो आदित्य मिशन के बारे में यहाँ पे जो सक्सेसफुली उसको टेस्ट किया गया है वो अपने ट्रैक के ऊपर है, जनवरी के समय वो पहुँचेगा L1 पॉइंट के ऊपर में। अर्थ के चारों तरफ उन्होंने काफ़ी बार जो मैनवरिंग है वो की थी। वो क्यों की थी, एक प्रॉपर वेलोसिटी है उसको गेन करने के लिए आदित्य मिशन के द्वारा किया गया। 2 सितंबर को हमने इसको लॉन्च किया। और स्टूडेंट्स ये कब वहाँ पे पहुँचेगा, जनवरी का जो मंथ है उसके अंदर पहुँचेगा। 1.5 जो बिलियन किलोमीटर दूर है, और ये बेसिकली हमारे जो अर्थ है और सन है उसका 1% एरिया ही ये कवर करता है डिस्टेंस को, जहाँ पे L1 पॉइंट के ऊपर आदित्य जाने वाला है। आदित्य के साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अभी एक हमारा इसरो के जो हेड हैं उनका एक और न्यूज़ है आज ही के न्यूज़पेपर में, उसमें भी बेसिकली उनके द्वारा बात की गई कि हमारे जितने भी मिशंस हमने लॉन्च किए हैं, चाहे चंद्रयान हो या काफ़ी सारे, उसमें मैक्सिमम जो आइटम्स हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमने क्या रखी हैं, इंडिजीनियस ही हमने रखी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक फ्लोवर के बारे में है। फ्लोवर कहाँ पे उगा है, मुन्नार जो हिल्स का रीजन है वहाँ पे। फ्लोवर के नाम की अगर हम बात करें तो बालसम के नाम से इसको जानते हैं।
बालसम, बेसिकली हिंदी के अंदर इसको बालसम के नाम से भी बोलते हैं। तो बालसम फ्लावर्स वहाँ पे उगे हैं। ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलते हैं कि कब ये उगते हैं, अप्रैल से लेकर जो दिसंबर का जो समय है उसके अंदर ये अपना जो फूल हैं वो खिलते हैं। कहाँ पे, मुन्नार का जो रीजन है। मुन्नार के अलावा आप देखिए कि जो अन्ना मुडी है, अन्ना मुडी कौन सी पीक है, अब मैंने कल भी एक होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने किसी ने रिप्लाई नहीं दिया उसके ऊपर में। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है अन्ना मुडी है। उसके बाद में आपको बाबा भूदान है, इसके अलावा आपको डोडा बेटा है, ये सब कुछ हिल्स हैं वेस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की कौन सी है, महेंद्रगिरी है। तो ये आपको पीक पता होनी चाहिए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ईस्टर्न घाट की कौन सी है। और ये बालसम जो फ्लावर है वहाँ पे ब्लूम हुआ है मुन्नार के अंदर में, तो ये आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है। आपसे पूछ लिया जाएगा, 3 फ्लावर्स के नेम दे दिए जाएंगे, नील कुरंजी है, बालसम है, नील कुरंजी है, नील कुरंजी, बालसम, और आपको सपोज कीजिए कि कोई एक नॉर्दर्न इंडिया का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो सदर्न इंडिया के अंदर फूल है जो मिलता है। तो कुछ दिन पहले संडे का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर महाराष्ट्र के भी कुछ 2 फ्लावर्स का नाम दिया गया था। तो ये ऐसे कुछ रैंडम्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट उसमें लिटिल बिट आप ट्रिक है उसको यूज़ कर सकते हो, कॉमन सेंस को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो वेंकटेश्वर जी के बारे में है। तिरुपति के अंदर ये सिचुएटेड है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो टेम्पल है वहाँ पे ब्रह्म महोत्सव है वो चल रहा है लॉर्ड वेंकटेश्वरा का। तो स्टूडेंट्स उसी का जो फोटो है वो शेयर किया गया है। अब आपको लॉर्ड वेंकटेश्वरा के बारे में ये पता होना चाहिए कि तिरुपति जो हिल्स हैं उसके अंदर ये आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। और शेषाचलम जो शेषाचलम नाम का जो हिल्स हैं वहाँ आसपास ये हैं, तिरुपति हिल्स ये शेषाचलम का ही पार्ट है। तो आप देखिए कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो वुडन स्टिक है, वहाँ पे जो जाने वाले जो पर्सन है, जो वहाँ पे डिवोटीज हैं, उनको वुडन स्टिक है वो दिया गया था कि आप ये वुडन स्टिक लेके ही यहाँ पे जाइए। तो टेम्पल के अंदर में क्यों दिए गए थे वुडन स्टिक, कि हो सकता है कभी अभी कुछ दिन से वहाँ पे कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसके द्वारा अटैक किए गए हैं, तो उनको रोकने के लिए वुडन स्टिक्स आप लेके जाइए अपने सेफ्टी के परस्पेक्टिव में। नेक्स्ट यूक्रेन की जो फोटो है वो दिखाई गई है, यूक्रेन एंड ये रशिया का जो पार्ट है जो अटैक किया गया। अब आप देखिए ये कुछ कुछ रीजन्स है जिनको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ओडेसा वो पोर्ट है यूक्रेन का, ओडेसा पोर्ट के थ्रू क्या हुआ था, जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उसके थ्रू ये जो उनका ग्रेन है वो सप्लाई किया जाता था। इधर टर्की सिचुएटेड है, ये ब्लैक सी है, ये यहाँ पे कौन सा है, सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव है। और ये स्ट्रेट जो टच करती है उसका क्या नाम है, कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट इसको कनेक्ट करती है सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को। अगर हम बात करें ओडेसा से, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है जिसका टर्की मेन रेसिपिएंट था, और भी काफ़ी सारे कंट्री हैं। तो ओडेसा पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया था कुछ दिन पहले। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो रीजन है खैरसोन, इसको के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें सेवास्तोपोल जो क्रीमिया के अंदर है, क्रीमिया जो रशिया के द्वारा नेक्स किया गया, उससे रिलेटेड ये था कि यूक्रेन ने कहा है कि हमने जो ब्लैक सी का जो फ्लीट है रशिया का उसके ऊपर अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके कमांडर को भी यहाँ पे मार दिया गया है। इस तरीके के ये जो जगह है वो न्यूज़ के अंदर में थी। तो आप इन जगह को थोड़ा 2-4 बार देखना। दोनस्तक रीजन है, ये यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जून के मंथ के अंदर यहाँ पे जो। तो ये सब कुछ आपको देखना है, जो एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे 2023 के पेपर में पूछा है। स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट का ऐड था, राजस्थान गवर्नमेंट का, जिसके अंदर चंबल रिवर के ऊपर फ्रंट की बात की गई है। आप देखिए कि चंबल रिवर कहाँ पे ओरिजिन होती है, सदन ऑफ विंध्या, विंध्या का जो सदन है उसके अंदर ओरिजिनेट होती है। मऊ का रीजन है, मऊ जो टाउन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जानपाव एरिया के अंदर में, जानापाव एरिया के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। सपोज कीजिए ये है राजस्थान, सपोज करना है राजस्थान है, राजस्थान का ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये कोटा बूंदी ये सब एरियाज हैं। तो रिवर ऐसे आती है, ईस्टर्न राजस्थान के थ्रू जाती है ऐसे, और यमुना में मिल जाती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर काफ़ी क्लीननेस की वजह से जानी जाती है। यहाँ पे क्या मिलते हैं, क्या सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं, या आपको क्या चीज़ मिलती है वो आपको बताना है। इसके अलावा क्योंकि हमने कुछ दिन पहले उड़ीसा के पर्सपेक्टिव में उस वो जो संडे का जो स्टोरी है उसके अंदर उसको कवर किया गया था कुछ दिन पहले, उड़ीसा के अंदर किस तरीके से वहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स की वजह से जो काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का एक प्रोजेक्ट है, ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक
इशू भी टॉपिक न्यूज़ के अंदर था, जिसमें चंबल के अलावा और भी काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट के अंदर कैनाल के डेवलपमेंट में, जिससे कि प्रॉपर वे में जो पानी है वो सप्लाई किया जा सके। अरावली आपको ऐसे देखने के लिए मिलती हैं, ये हरियाणा से फिर दिल्ली तक चली जाती हैं। तो आप देखिए अरावली बेसिकली राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको रोकती हैं। वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी आपको ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो रीजन है, यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल के आने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। गंगानगर हनुमानगढ़ ये पंजाब के टच में है। यहाँ पे आपको देखिए विंटर के समय एक फ्रूट आता है किन्नू, अगर आप किन्नू के बारे में जानते हो, किन्नू काफ़ी उगता है इस एरिया के अंदर, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर उसके अंदर में। और राइस का कल्टीवेशन, गेहूं का कल्टीवेशन भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूज़ है कि हमारे जो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली पॉलिटिशियंस, उसके बारे में बात की गई कि 194 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो सीरियस केस हैं वो पेंडिंग हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके अगेंस्ट में जो रेप के केस हैं वो भी यहाँ पे पेंडिंग है, जिसमें आप देखिए कि इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के। तो इस तरीके के काफ़ी जो सीरियस क्रिमिनल्स हैं वो बताए गए हैं। तो आप देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में एक हमारे केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है? 2013 का। ये इलेक्शन कमीशन को जब हम रीड करते हैं ना, उस समय भी इस टॉपिक को रीड करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना है तो इसमें जजमेंट दिया गया। क्या जजमेंट दिया गया? अगर आप 2 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा के किसी केस के अंदर कन्विक्टेड हो तो आपको यहाँ पे रोक दिया जाएगा, आप यहाँ पे इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। कब तक कंटेस्ट नहीं कर सकते? ये आपको जो टेन्योर का जो सज़ा मिला है उसके बाद में जो 6 ईयर आपको एज दी गई है कि इस समय तक आप यहाँ पे 6 ईयर के समय तक आप इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारी पॉलिटिक्स को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में है, और क्लीन करने के पर्सपेक्टिव में ये डिसीजन था। इसके अलावा लोक पहरी केस भी है, लिली थॉमस केस भी है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो MP MLA कोर्ट है, MP MLA कोर्ट में ये फास्ट ट्रैक के थ्रू इन केसेस को डील किया जा सके, जिससे कि जो कन्विक्टेड पर्सन है या पॉलिटिक्स को क्लीन किया जा सके, जिससे क्रिमिनल जो क्रिमिनल पर्सनस हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर में एंटर ना करें। दिस इज ऑल अबाउट द कि डेट 194 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो पेंडिंग है, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में कुछ जजमेंट है वो इशू किए गए थे, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा एक नई बेंच के द्वारा। स्टूडेंट्स उसके अंदर बेसिकली क्या किया गया है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा बताया गया कि अगर आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो एक्ट है उसके थ्रू अगर आप कन्विक्टेड किए जाते हो ईडी के द्वारा, अगर आपको यहाँ पे रखा जाता है तो आपको बेल है वो नहीं मिलेगी। बेल आपको जब भी मिलेगी जब आप बताओगे कि मेरा गिल्टी नहीं हूँ, मेरे द्वारा कुछ ऐसा कमिट नहीं किया गया है। और सेकंड आपको यहाँ पे ये बताना है कि नेक्स्ट मेरे द्वारा ऐसा भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो नहीं किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट क्यों लाया गया था? स्टूडेंट्स आप देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम आपने सुना होगा, जिसका भी काम वही है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इन सबको रोकना। तो उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आने से पहले, क्योंकि वो तो बाद में इस्टेब्लिशमेंट में आया है, तो उसके आने से पहले 2002 के समय वियना कन्वेंशन आया, वियना कन्वेंशन, जिससे कि क्या है मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। अभी वियना कन्वेंशन आपने एक बार और सुना होगा 1961 के अंदर में। 1961 का वियना कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से रिलेटेड है। और ये वियना कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको पास किया, ईडी को हाईएस्ट अथॉरिटी दी गई। ईडी के बारे में अगर हम बात करें 1956 के समय उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आपका होमवर्क है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? अब इसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी के जो वो लीडर्स हैं उनके द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऐसे कंटिन्यूस ईडी यहाँ पे कंटिन्यूस आपको जो रेड हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी तो कुछ पर्सन्स समहाउ इसके अंदर इन केसेस के अंदर इंक्लूड भी होते हैं, कब वो आपको पॉलिटिकल वेंडेटा के पर्सपेक्टिव में देखने के लिए मिलता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का जो इश्यूज हैं, PMLA जो केस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तालिबान के द्वारा इंडिया से रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमको यहाँ पे मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। तालिबान मास्को के लिए जा रहे हैं, मास्को के अंदर बेसिकली वहाँ पे मिलेंगे और
अपना जो नया इन्वेस्टमेंट ला सके उन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इंडिया ने बेसिकली, इंडियन जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा कहा गया है कि तालिबान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए। इंडिया के देखिए आप काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं, कहाँ पे हैं ये प्रोजेक्ट? अफगानिस्तान के अंदर क्यों, जहाँ पे तालिबान का टेक ओवर है, जो किसके बाद में दोहा में जो नेगोशिएशन चले, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव थे जिलमे खलीलजाद, उसके बाद में 15 अगस्त के दिन 2021 के समय ये पावर के अंदर में आ गए हैं और वहाँ पे अब कंटिन्यूस रूलिंग इन्हीं के द्वारा की गई है। बट इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है क्योंकि इंडिया ने उस समय में काफ़ी सारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो भी रेस्क्यू वहाँ से लेके आए थे। गुरु ग्रंथ साहिब को काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको भी वहाँ से लाया गया जो सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, या अगर हम बात करें कि हिंदुइज्म से जो बिलोंग करते हैं, जो तालिबान के एरिया से हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम तालिबान के बारे में बात करें, अफगानिस्तान के बारे में बात करें, तो इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए गए थे अफगानिस्तान को डेवलप करने के रिगार्डिंग में। उनके पार्लियामेंट का बिल्डिंग, सबसे पहले तो उनका पार्लियामेंट का बिल्डिंग देखिए, उसके बाद में डेलाराम से जो जरांज का जो रोड है वो बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सलमा डैम है वो बनाया गया, सहतूत डैम है वो बनाया गया, सहतूत डैम है वो इंडिया के द्वारा उनको बनाया गया। अब देखिए कि हमने ईरान के अंदर पोर्ट का डेवलपमेंट किया कि हम यहाँ पे किसको सेंड कर सके, अफगानिस्तान को बेसिकली अपने जो ग्रेन्स हैं वो सप्लाई कर सकें। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो अफगानिस्तान में चलाए थे हमने। अब देखिए कि हमारे वहाँ पे बुद्धिज्म का, बोमियाना बुद्धिज्म के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में गूगल करना आप, बोमियाना बुद्धिज्म। बोमियाना बुद्धिज्म का नाम का एक जो मूर्ति बनी हुई थी ऐसे पहाड़ों के अंदर में, जो रॉक्स हैं उनके अंदर में, और उसको इन्होंने बेसिकली तालिबान ने 2000 के आसपास उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बिहाइंड का रीजन क्या था कि आप इस बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हो बट हमको जो फंड है वो प्रोवाइड नहीं करते। अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द तालिबान के पर्सपेक्टिव में है जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो फैक्ट चेकर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करने वाला एक प्रोसेस है, किसके थ्रू? आईटी एक्ट जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल एथिक्स कोड के रिगार्डिंग में जो फैक्ट चेकर्स जिनको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया गया है कि जो फैक्ट चेकर्स बताए गए हैं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसा कंटेंट ना हो जो उसका डेरोगेटरी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है उसका यहाँ पे अथॉरिटी को लोअर डाउन करता हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया गया है कि गवर्नमेंट उस कंटेंट को सेंसर करने की या उसका जो कंटेंट है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करता हो, उसकी अथॉरिटी को लोअर डाउन करता हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये फैक्ट चेकर के द्वारा डिसाइड तो किया जाएगा, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि फैक्ट चेकर ने सही से किया है? तो जो फैक्ट चेकर हैं उनका फैक्ट कौन चेक करेगा, क्या वो सही है या गलत है, या उनका कोई पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है इसका? तो इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। यहाँ पे एक बेसिकली जो PIL है वो लगी है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में। PIL जो लगाने वाले जो पर्सन है उनका नाम आपने सुना होगा, कुणाल कामरा। काफ़ी जो स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिकल जो सटायर है उसके रूप से वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, UNGA के अंदर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा स्पीच दिया गया, उनके द्वारा इंडिया का जो अलग अलग डाइवर्स रेंज के अंदर में जो इंडिया का यहाँ पे इंटरेक्शन है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया बेसिकली आप देखिए क्वेड का इंडिया पार्ट है, क्वेड के अलावा आप देखिए कि इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है। G20 का जब मीटिंग हुआ तो इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दिलाई। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में। ब्रिक्स के अंदर हम 5 कंट्री हुआ करते थे, बट हमने यहाँ पे सऊदी को, UAE को, इसके अलावा ईरान को, इथोपिया को, और आप देखिए अर्जेंटीना को हमने ऐड किया है किसके अंदर में, ब्रिक्स के अंदर में। क्वेड की अगर हम बात करें 4 कंट्रीज का है, इंडो पैसिफिक को ओपन एंड फ्री वो रखना चाहते हैं। मालाबार एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिलती है। I2U2 के बारे में भी बात की है इंडिया ने कि I2U2 का जो इस्टेब्लिशमेंट किया उसके थ्रू भी हम इंटरेक्शन करते हैं। तो डाइवर्स कंट्रीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की इन्होंने। मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको रिफॉर्म करने की बात की, और UNSC के रिफॉर्म की बात की कि आप इनको रिफॉर्म कीजिए। अब वर्ल्ड का जो एजेंडा है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। फ्यू कंट्रीज़ का जो डोमिनेशन है वो जा चुका है। साउथ साउथ कंट्रीज़ को प्रॉपर वे में आप रिप्रेजेंटेशन है वो दीजिए, जिसके बारे में इन्होंने बात किया। इसके अलावा जो चाइना के द्वारा मैप इशू किया गया था, दूसरे कंट्रीज़ की जो सॉवरेनिटी का वायलेशन किया गया था उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने कहा है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने रेफर किया है अपनी स्पीच के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, जो हर एक साल ऑर्गेनाइज होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है एंड डेयरी है, उनके द्वारा एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया गया कि जब भी आपको रेबीज़ का कोई इन्फेक्शन हो या अगर स्ट्रीट डॉग के द्वारा या किसी भी जो एनिमल के द्वारा काट लिया जाता है, तो उस समय में आपको यहाँ पे फीवर की सिचुएशन होगी, रेस्टलेसनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ये सब सिचुएशंस बेसिकली हो सकती हैं। तो आप देखिए उसका काफ़ी सारा लोगों ने बेसिकली उसके अगेंस्ट में काफ़ी बात बोली कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है कि इंडिया के अंदर आपको हाईएस्ट, इंडिया के अंदर वर्ल्ड के जो 36% रेबीज़ के थ्रू जो डेथ होती है ना, टोटल जितनी डेथ होती है उसका 36% इंडिया के अंदर होती हैं। और क्यों होती हैं ये कि अंडर 15 के जो बच्चे हैं वो अगर उनको कहीं पे बाइट भी कर लिया जाता है तो बताते नहीं है घर वालों को कि मेरे को बाइट कर लिया गया। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी सामने, एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि बच्चों को कई बार पता भी नहीं होता है उसको बाइट कर लिया गया, उसको वो घर पे ना बताने की वजह से डांट, ऐसे काफ़ी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये रेबीज़ की जो प्रॉब्लम है वो देखनी चाहिए। इसको क्या करना, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो एनिमल्स का जो बर्थ कंट्रोल है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसका जो केस है उसको सुना जाएगा, स्ट्रीट डॉग्स के केस को रिसेंटली जल्द ही, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे इंक्रीज हुई है उसके बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जितनी भी रेबीज़ के थ्रू डेथ होती हैं 36% इंडिया के थ्रू होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल्स का जो रेबीज उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और जब भी ऐसी आपके साथ कोई सिचुएशन हो या आपके किसी नोन के साथ, तो आप जल्द से जल्द जो इंजेक्शन्स हैं वो जल्द से लगवाइए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर वो अवेलेबल है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1958 के समय इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि आर्मी को इम्यूनिटी दिया गया है सर्च करने का, जो फायर करने का काफ़ी सारा इम्यूनिटी है कि किसी भी अरेस्ट या वारंट की ज़रूरत नहीं है। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको यहाँ पे स्टे किया गया है। हमारे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर भी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है जो इस्टेब्लिश है। डिस्टर्ब्ड एरिया होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया होना चाहिए। और इसका जो सेक्शन 3 है, इसका जो सेक्शन 3 है उसके पर्सपेक्टिव में डिफाइन किया जाता है कि ये एरिया डिस्टर्ब है, यहाँ पे आर्मी को पावर दे दीजिए जिससे कि यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। बस इसका एक ड्रॉबैक भी आपको देखने के लिए मिलता है कि आप देखिए कि यहाँ पे 60 ईयर्स के आसपास का समय हो चुका है, बट आप इस तरीके का एक्ट लाने के बाद में आप नॉर्मलसी को अचीव नहीं कर पाए, तो ये कम्प्लीटली एक इसका ड्रॉबैक आपको देखने के लिए मिलता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि इंडियंस जो सोल्ट का कंजप्शन है वो काफ़ी हाई आपको देखने के लिए मिलता है। इंडियंस का जो सोल्ट का कंजप्शन है इसकी वजह से हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलती हैं। हार्ट के जो इश्यू हैं वो भी आपको इसी की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। तो इंडियंस के अंदर सोल्ट का कंजप्शन हाई को कैसे रोका जाए, गवर्नमेंट को एक कुछ यहाँ पे करना चाहिए, कुछ गाइडलाइन इश्यू करनी चाहिए, सोल्ट का कंजप्शन कम करने की कोशिश करना चाहिए। और आप देखें कि आउटसाइड होम का जो बना हुआ आप खाना खाओगे ना, बाहर का जो खाना है वो उसको अगर आप ऑर्डर करते हो तो उसके अंदर मैक्सिमम जो सोल्ट है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बिहाइंड का रीज़न है, आपने आचार का कॉन्सेप्ट, जो पिकल जो है, आचार जो है आप जानते होंगे। अब देखिए कि अचार को अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में सोल्ट को ज़्यादा यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आपका घर का बना हुआ अचार होता है जो घर पे आपने कंस्ट्रक्ट बनाया है, एक अचार होता है आप बाहर से मार्केट से खरीदोगे। तो सोल्ट का जो कंटेंट है वो बाहर का जो अचार है उसके अंदर आपको अचार में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सोल्ट, वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा लंबे समय तक। इसी वजह से बाहर का जो खाना है उसके अंदर भी आपको सोल्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि उनको, जैसे सपोज कीजिए कोई भी चीज़ है उसको वो 10 से 12 घंटे वहाँ पे कंटिन्यूस चलाने के लिए इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सोल्ट के कंटेंट को रिड्यूस करने की बात की गई है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सभी के लिए बिहाइंड में रीजन है। यहाँ पे FSSAI के बारे में है, 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनके द्वारा कहा गया है कि जो भी सामान आप बनाओ, दुकान वालों को बोला है इन्होंने कि अंदर बनाइए, उसको बाहर बनाओगे तो बेसिकली वहाँ पे इन्फेक्शन रेट ये सब इंक्रीज हो सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फैमिली वेलफेयर के अंदर में, और 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे CSIR का जो इवेंट है, CSIR के इवेंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शांति स्वरूप नाम के जो पर्सन है, शांति स्वरूप भटनागर, उनकी याद के अंदर एक अवार्ड भी दिए जाते हैं कि जो 45 एज है उससे कम के जो लोग हैं, 45 यहाँ पे मैक्सिमम एज है, उससे कम के जो साइंटिस्ट हैं उनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है साइंटिस्ट का
साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग में। तो उसी के एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए इसरो के चीफ के द्वारा कहा गया कि 95% जो कंपोनेंट थे हमारे इंडियंस रॉकेट्स के जो इंडिजीनियस हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर में हमने जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं मैक्सिमम इंडिजीनियस यूज़ किए हैं। तो इसकी वजह से इंडिजीनियस जो स्पेस के सेक्टर में इंडिजीनियस का जो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन को शो करता है कि कैसे हम यहाँ पे अपना जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव किए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कम बारिश होने की वजह से अगस्त के अंदर कम बारिश हुई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हीट को टोलरेंट करने वाले, क्योंकि हीट अब इंक्रीज होगी, हीट इंक्रीज हो सकती है। अब आप देखिए बारिश का कम होना एक रीजन है, तो ऐसे जो सीड हैं वो उगाए जाएं आने वाली रबी के क्रॉप के अंदर में कि हीट टोलरेंट रहें, वो हीट के टोलरेंट रहें। क्योंकि अगस्त के अंदर में जुलाई अगर हमारा यहाँ पे जो टोटल मानसून है वो काफ़ी डेफिसिट में देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ट्रांसपर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग में एनएचआरसी के द्वारा यहाँ पे इशू किया गए हैं एक्शन कि इनका वेलफेयर है वो आप सही से कीजिए। ट्रांसजेंडर जो पर्सन है जिसमें गरिमा ग्रह के बारे में भी बात की गई, उनको गरिमा ग्रह में अच्छे से जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जितना भी यहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं जो टैक्सेज हैं वो सब रेमिशन किए जाते हैं। एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके द्वारा एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं जिससे कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, और जो भी यहाँ पे लेवीज किया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट के द्वारा वो सब एक्सपोर्टर्स को दोबारा से यहाँ पे रीइंबर्स किया जा सके, उनको दोबारा से रिफंड किया जा सके। उस प्रोसेस को एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे इंक्रीज हो। नेक्स्ट नबार्ड के बारे में है। नबार्ड का जो सोशल बॉन्ड है वो इन्होंने इशू किया है। सोशल बॉन्ड को बेसिकली सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड या सोशल बॉन्ड्स को यहाँ पे पे फॉर सक्सेस बॉन्ड के रूप से भी हम जानते हैं। अगर हम नबार्ड के बारे में बात करें स्टूडेंट्स 1982 के समय नबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नबार्ड का अगर हम बात करें नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में है, रूरल एरिया और एग्रीकल्चर एरिया का जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाना इसका एक इनिशिएटिव था। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज किया जाता है। रीजनल रूरल बैंक हैं उनको सुपरवाइज किसके द्वारा किया जाता है? नबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चाइना के अंदर बेसिकली अभी कुछ दिनों से काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक विजिट स्टार्ट हुए थे। काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ के जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं वो आए थे यहाँ पे, जैसे कि सीरिया के जो बशर अल असाद हैं वो भी विजिट किए, नेपाल के भी वहाँ पे जाके आए हैं। तो वहाँ के जो चाइना का जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन करने से इन्होंने मना किया है कि चाइना का सिक्योरिटी इनिशिएटिव को नहीं ज्वाइन करेंगे। बट काठमांडू से लेकर जो लासा का जो ट्रेन है उसका इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बात की है कि उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखिए कि नेपाल के काफ़ी दिनों से पहले इंडिया से इनका क्लोज रिलेशंस हुआ करते थे, बट आफ्टर द मधेसी मूवमेंट के बाद में 2016-17 में जो मधेसी मूवमेंट हुआ जिसमें नया इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो इनको लगा कि इंडिया के द्वारा इंटरवेन किया गया है। तो आप देखिए कि उसके बाद में चाइना के साथ में इनके जो रिलेशंस है वो वहाँ पे रिलेशनशिप एक नए फेज के अंदर डेवलप हुई है। लासा के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि दलाई लामा की इच्छा है कि वो लासा के लिए विजिट करें। तो लासा से काठमांडू एक रेलवे प्रोजेक्ट है जिसको पहले फीजिएबल नहीं माना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हिमालयन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, उसकी वजह से उसको फीजिबल नहीं माना था। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बात की गई है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। लासा काठमांडू जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में, तो वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं उनके द्वारा ऐसा माना गया कि कनाडा के द्वारा कंटिन्यूस इस तरीके के एलिगेशन है वो लगाए जाते हैं। दिस इज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी तो एग्रीकल्चर के स्टार्ट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो फॉस्फोरस है, जो हमारा न्यूट्रिशनल जो एग्रीकल्चर को जो खाद है न्यूट्रिशन है वो कैसे दिया जाता था, जैसे कि एनिमल्स का जो डंग है उसको यूज किया जाता था। अलग अलग तरीके के जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर 20वीं सेंचुरी में जब केमिस्ट्री का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो आपको जो फॉस्फोरस है, हमारा यूरिया है, पोटेशियम है, इन सब का यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये फॉस्फोरस क्यों न्यूज़ के अंदर है प्रेजेंटली स्टूडेंट्स? प्रेजेंटली ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि इसके जो रिजर्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। फॉस्फोरस के जो रिजर्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। लिमिटेड किस वजह से हैं कि ये ओपनली फॉस्फोरस अगर अकेला कहीं पे मिलता है तो वो काफ़ी कम एरिया है, जिसके अंदर आपको मेजरली देखने के लिए मिलेगा मोरक्को, जिसमें आपको मेजरली देखने के लिए मिलेगा मोरक्को के अंदर ये इंडिपेंडेंट मिलता है। रसिया है,
चाइना है। बट आप देखिए कि रसिया और चाइना के द्वारा क्या किया गया, रसिया और चाइना के द्वारा अपना एक्सपोर्ट है उसको कम कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा है हम रसिया से वैसे भी नहीं खरीदेंगे, अगर वो अगर को सेल भी करना चाहिए, इन्होंने अपना एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन कर दिया। आप देखिए कि अब एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है और ये फॉस्फोरस ज़रूरी भी है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए, और इंडिया में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इससे क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि जो श्रीलंका नाम का जो कंट्री है ना, उन्होंने इसी तरीके से जो प्रॉपर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई, बट वहाँ पे जैसे ही एग्रीकल्चर का आउटपुट है या प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई तो वहाँ पे फूड का जो डेफिसिट हुआ, और फूड का डेफिसिट के बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ऐसा एक नेक्सस क्रिएट हुआ जिससे श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर आ गया। तो स्टूडेंट्स, क्या इंडिया को भी फॉस्फोरस को यहाँ पे रिड्यूस कर देना चाहिए या कैसे इसको सोल्व करना चाहिए? फ्रीली अवेलेबल काफ़ी कम कंट्रीज में है, कुछ कंट्रीज में जहाँ पे ये अवेलेबल है वो है कैडमियम के साथ में। अब ये कैडमियम के साथ में ये अवेलेबल है, अब कैडमियम के साथ में अवेलेबल है तो उसका अब रिजल्ट क्या होता है, फॉस्फोरस किसके साथ में अवेलेबल है मैक्सिमम जगह, कैडमियम के साथ में, कैडमियम के साथ में। अब देखिए कि कैडमियम को अगर हम यहाँ पे ईट करते हैं या कैडमियम के साथ में जो फॉस्फोरस है, इन दोनों को सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए दोनों को सेपरेट करने का। जो प्लांट अगर आपको लगाना है तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया डिपेंड है वेस्टर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर में। मोरक्को के अंदर इसका काफ़ी अच्छा सोर्स देखने के लिए मिलता है, चाइना के अंदर इसका काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि फोस्फोरस के अंदर अगर कैडमियम का प्रेजेंस है, कैडमियम का प्रेजेंस है तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेपरेट का प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और कैडमियम वो चीज़ है जो हमारे यहाँ पे हार्ट डिजीज़ उन सबको ये इंक्रीज करेगा, हार्ट डिजीज़ इन सबको इंक्रीज करता है, क्योंकि कैडमियम की वजह से हार्ट डिजीज़ इंक्रीज हुए हैं। और यूरोपियन यूनियन ने 2018 में कैडमियम को रेगुलेट करने की बात की गई थी, ऐसा हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदना है जिसमें कैडमियम का जो प्रेजेंस है वो हो। इसके अलावा स्टूडेंट, कैडमियम फ्री अगर फॉस्फोरस की बात करें तो 6 जगह पे है, चाइना के द्वारा उसमें बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से इसको डील किया जाएगा, तो उसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि हम जो भी फॉस्फोरस हम ईट करते हैं, जो भी फॉस्फोरस हम ईट करते हैं, उस फॉस्फोरस का जो 1/5 जो हिस्सा है, 1/5 हिस्सा ही हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी हिस्सा हमारा जो यूरिनेशन प्रोसेस है उसके थ्रू आउट होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक प्लान है, क्यों ऐसे सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनके अंदर में उस कैडमियम जो फॉस्फोरस है उसको दोबारा से रिकवर किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसके थ्रू वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है, बाहर निकल जाता है थ्रू द यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू में। तो ये ऐसा एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव सोचा गया है, बेसिकली अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे नहीं हैं, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो काफ़ी बाद की बात है कि उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कहीं पे किया जा सके। इसमें कोलार रीजन का या बेंगलोर रीजन की बात की गई है कि उसके अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन प्रोसेस को, फॉस्फोरस को कैसे दोबारा से रिकवर किया जाए, जो कि एक इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पोल्यूशन भी इससे काफ़ी होता है, क्योंकि ये जो रन ऑफ द वाटर के थ्रू जब ये फ्लो करता है तो इसके वजह से एल्गी ब्लूम होता है। एल्गी का जो संख्या है, जैसे वाटर बॉडी है, एल्गी वहाँ पे इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, फिश जो है उनकी डेथ हो जाएगी, पानी के अंदर जो सनलाइट है वो पहुँच नहीं पाएगी। ऐसे काफ़ी सारे जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाता है इसकी वजह से, इसके एल्गी ब्लूम की वजह से या यूथोरोफिकेशन की वजह से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये वही है कि 1/5 हम कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो पैडी के बारे में उठाए गए हैं, कि हमारा जो पैडी का जो कल्टीवेशन है उसके अंदर में आपको कैडमियम काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पैडी के द्वारा जो कैडमियम है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो आपको यहाँ पे हार्ट डिजीज एंड ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पंजाब के अंदर एक जगह है, पंजाब की जगह का नाम है भटिंडा। भटिंडा नाम की जो जगह है, भटिंडा नाम की जो जगह है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे केमिकल्स हैं वो यूज़ किए गए एग्रीकल्चर के अंदर ही। और आप देखिए कि वहाँ पे जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देखिए एक ट्रेन चलती है, ट्रेन का नाम है जो भटिंडा की जगह है, वहाँ से राजस्थान का जो हनुमानगढ़ गंगानगर है उसके लिए वो ट्रेन चलती है, उसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया है। कभी रीड करना आप इसके बारे में। तो राजस्थान का जो ये गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया, सॉरी बीकानेर का एरिया है शायद,
बीकानेर के अंदर उसका कहीं पे ट्रीटमेंट होता है, उसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया है। अरशद वारसी का एक मूवी भी आया था इसके ऊपर में कि भटिंडा के अंदर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। वो देखिए मूवी में उसको चलाने के पर्सपेक्टिव में वो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे स्टोरी के अंदर में, बट एक कैंसर ट्रेन आप गूगल करना, वो आपको देखने के लिए मिलती है, बीकानेर से वहाँ पे चलती है। काफ़ी सारे जो लोग हैं जो टू मच एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स के यूज़ की वजह से प्रॉब्लम में हैं, जिसकी वजह से ऐसे सारे डिजीज़ हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। एक एंजल टैक्स के बारे में और न्यूज़ थी, उसको हम मेंशन नहीं कर पाए एंजल टैक्स के बारे में, क्योंकि टू मच लेंदी हो जाता। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।